अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक बार फिर आमने सामने हैं। दोनों गुटों के बीच जारी सत्ता की लड़ाई में एक तरफ बातचीत और सुलह सफाई की कोशिशें जारी हैं, तो दूसरी तरफ फोन टैपिंग और विधायकों की जासूसी का खेल भी शुरू हो चुका है, जो बताता है कि राजस्थान कांग्रेस में कुछ नहीं बहुत कुछ गड़बड़ है। पायलट खेमे के एक विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने गहलोत सरकार के ऊपर फोन टैपिंग का आरोप लगाकर हंगामा खड़ा कर दिया। सोलंकी का कहना है कि राजस्थान में विधायकों की फोन टैपिंग कराई जा रही है। हालांकि उनकी फोन टैपिंग हो रही है या नहीं, इस बारे में उन्होंने कुछ खास जानकारी नहीं दी। कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि मुझे नहीं पता मेरा फोन टैप हो रहा या नहीं, लेकिन कुछ विधायकों ने कहा कि उनके फोन टैप किए जा रहे हैं। 2-3 विधायकों ने इस बात की जानकारी सीएम अशोक गहलोत को भी दी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मेरी सचिन पायलट से कोई बातचीत नहीं हुई। सोलंकी ने कहा कि फोन टैपिंग के मामले के सामने आने के बाद विधायकों में दहशत है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये सब ठीक नहीं है। गहलोत सरकार के ऊपर विधायकों की जासूसी और फोन टैपिंग का आरोप लगाते हुए वह बोले कि यह सब विधायकों पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। सोलंकी के अनुसार पार्टी खेमे के कई विधायक अपने फोन टैपिंग की शिकायत कर चुके हैं। शुक्रवार को भी 3 विधायकों की टैपिंग की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को फर्जी मामलों में फंसाकर बदनाम करने की धमकी दी जा रही है। इतना ही नहीं, वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को पायलट खेमे के विधायकों से दूरी रखने और उनके काम नहीं करने के लिए कहा गया है। छोटे कर्मचारियों तक को दूर दराज के क्षेत्रों में तबादले की धमकी दी जा रही है। सोलंकी ने आरोप लगाया कि मंत्री पायलट समर्थक विधायकों से मिल तक नहीं रहे, जबकि वह कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच गहमा-गहमी की बात पिछले साल भी तूल पकड़ी थी और पिछले साल भी फोन टैपिंग से लेकर विधायकों की जासूसी तक के मामले सामने आए थे, लेकिन कुछ दिनों की तनातनी के बाद पायलट कांग्रेस में बने रहे। लेकिन अब पायलट खेमे के विधायकों के ऐसे बयान आने के बाद ये अटकलें दोबारा लगने लगी हैं कि शायद पायलट का मूड बदलने लगा है। इस बीच राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सचिन पायलट न तो पार्टी से नाराज हैं और न ही सरकार से। उन्होंने सचिन की नाराजगी को लेकर कहा कि वे कांग्रेस के साथ हैं और राजस्थान में सरकार को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि आज फिर से कांग्रेस के एक विधायक कह रहे हैं कि उनके फोन टैप हो रहे हैं, जासूसी हो रही है। कांग्रेस बताए कि विधायक आखिर कौन है जो सो जा बेटा गब्बर आ जाएगा की तर्ज पर कांग्रेस सरकार अपने ही विधायकों को डरा रही है। कांग्रेस बताए कि आखिर गब्बर कब आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। सचिन पायलट 2 दिनों से दिल्ली में है और उन्हें दिल्ली बुलाने वाली प्रियंका वाड्रा शिमला में। मतलब साफ है कि पायलट को भी इंतजार करना होगा। इस बीच पायलट ने सोनिया गांधी की तरफ से भिजवाए गए ऑफर को अस्वीकार कर दिया है। असल में सोनिया गांधी राजस्थान में अशोक गहलोत के लिए कांटा बन चुके सचिन पायलट को बाहर निकालना चाहती हैं। इसीलिए सचिन पायलट को पार्टी महासचिव का पद ऑफर किया गया, जिसे पायलट ने सिरे से नकार दिया। कहने को तो बातचीत जारी है, लेकिन सुलह के आसार दिख नहीं रहे। फोन टैपिंग और उसके बाद महासचिव पद का ऑफर, इन सब ने सचिन पायलट का जायका खराब कर दिया। दिल्ली में सचिन पायलट ही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी भी हैं, ताकि हाईकमान के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकें। पायलट के ताजा रुख के बाद जयपुर से दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई है। गहलोत और पायलट गुट के विधायकों की अपने नेताओं के साथ मुलाकातें तेज हो गई हैं। इस बीच नाराजगी को दूर करने के लिए 2.5 साल में पहली बार इसी माह में मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत मिले हैं। अभी सीएम गहलोत के अलावा 10 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्री हैं। गहलोत कुल 30 मंत्री बना सकते हैं। इस तरह अभी 9 मंत्रियों का पद खाली है। मंत्रिमंडल विस्तार की लड़ाई इन्हीं 9 पदों को लेकर है। गहलोत के लिए इनमें नाराज विधायकों को एडजस्ट करना और 2.5 साल से इंतजार कर रहे अपने खेमे के और निर्दलीय विधायकों को नाराज न करना बड़ी चुनौती है। दूसरी ओर दिल्ली पहुंचे सचिन पायलट की प्रियंका से अभी मुलाकात नहीं हो पाई। पिछले साल सियासी संकट में प्रियंका ने ही सचिन से बात कर सत्ता संघर्ष पर विराम लगाया था। एक बार फिर पायलट और पार्टी की नजर उन्हीं की ओर है। सूत्रों का कहना है कि पायलट को पार्टी ने महासचिव का पद ऑफर किया था, लेकिन वे तब तक कोई पद नहीं लेंगे जब तक कि उनके विधायकों और समर्थकों को सरकार और पार्टी में शामिल नहीं कर लिया जाता। वैसे भी पायलट की पहली प्राथमिकता राजस्थान है, वह प्रदेश से बाहर नहीं जाना चाहते। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी का दिल्ली दौरा भी पार्टी के सियासी हलकों में चर्चा में है। इस्तीफा दे चुके हेमाराम चौधरी और बाड़मेर के विधायकों ने उन पर अनदेखी के आरोप लगाए थे। उधर पंजाब के विधायकों को उनके मुख्यमंत्री के खिलाफ भड़काने का आरोप भी राजस्व मंत्री पर लगा था। ऐसे में उन्हें डर सता रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में यदि हेमाराम चौधरी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया तो उनका क्या होगा।
सूत्र बताते हैं कि वह आला कमान को अपनी स्थिति स्पष्ट करने दिल्ली गए हैं। पायलट समर्थक विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने एक दिन पहले विधायकों के फोन टैप करने के आरोप का बम फोड़ा है। पायलट गुट में आरोपों के मामले में इस समय सबसे मुखर विधायक सोलंकी ही बने हुए हैं। अब पायलट गुट के विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रदेश में 10 महीने पहले से जो हालात थे अभी भी वही हैं। न पहले विकास हो रहा था और न ही अब जनता और विधायकों के काम हो रहे हैं। 10 माह पहले हमारी पीड़ा पर हाईकमान ने सुलह कमेटी बनाई थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की मदद से कांग्रेस की सरकार बनी है उसका सम्मान किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी गठबंधन की गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं। उद्धव ठाकरे एक तरफ पीएम मोदी के साथ 1-to-1 मीटिंग करके लौटे, तब से ही शिवसेना के रंग ढंग बदल गए हैं। तो दूसरी तरफ शरद पवार प्रशांत किशोर के साथ लंबी बैठक कर विपक्ष के सबसे बड़े नेता बनने का सपना देख रहे हैं। इसके बाद शिवसेना की ओर से कहा गया कि 5 साल तक उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री रहेंगे। अब बची कांग्रेस, तो अब तक वह शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच ही खेलती रही, लेकिन अब कांग्रेस को कुछ समझ आने लगा है। इसी वजह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस अब स्थानीय चुनाव से लेकर लोकसभा तक सभी चुनाव अकेले लड़ेगी। महाविकास आघाड़ी में शामिल होने के बाद एनसीपी और शिवसेना अगला विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने की बात करती रही हैं, लेकिन कांग्रेस अपने इन दोनों सहयोगी दलों से सहमत नहीं दिखाई देती। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने साफ कर दिया कि कांग्रेस अगला चुनाव अकेले लड़ेगी। इससे पहले मुंबई कांग्रेस के नेता भी अगले वर्ष की शुरुआत में होने वाले मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर ऐसा ही बयान दे चुके हैं। यदि कांग्रेस अपनी इसी रुख पर कायम रही तो 3 दलों की महाविकास आघाड़ी बनाकर महाराष्ट्र में भाजपा को टक्कर देने की शरद पवार की योजना धूल धूसरित हो सकती है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने अमरावती में कहा कि मैं राज्य का कांग्रेस चीफ हूँ, इसीलिए अपनी पार्टी के विचार भी मैं ही रखूंगा। किसी दूसरी पार्टी का कोई नेता कांग्रेस के विचार नहीं रखेगा। मुझे नहीं पता कि शरद पवार ने क्या कहा, लेकिन कांग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में अगले सभी स्थानीय निकाय चुनावों से लेकर विधानसभा चुनाव में पार्टी अकेले ही लड़ेगी। इतना ही नहीं, नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते हैं कि मुख्यमंत्री उनकी पार्टी का बनना चाहिए। कार्यकर्ताओं के मन की बात सबके सामने रखना मेरी जिम्मेदारी है। हाल ही में शरद पवार ने कहा था कि महाराष्ट्र में शासन कर रही महाविकास आघाड़ी सरकार न सिर्फ अपना कार्यकाल पूरा करेगी, बल्कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मिलकर अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी अच्छी सफलता हासिल करेंगी। अटकलें लग रही हैं कि 2.5 साल पूरे होने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर एनसीपी की ओर से दावेदारी पेश की जाएगी। इससे महाविकास आघाड़ी सरकार में विवाद की चिंगारी भड़केगी। इनका खंडन करते हुए शिवसेना ने सामना में लिखा कि इन दावों में कोई सच्चाई नहीं है। शिवसेना को मुख्यमंत्री पद का वचन 5 साल के लिए दिया गया है। 5 साल तक उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन महाराष्ट्र के सीएम पर अब नाना पटोले की भी नजर है। उनके ताजा बयान से तो ऐसा ही लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस में ठन गई है। अब तक कांग्रेस की तरफ से शरद पवार ठीक वैसे ही बयान देते रहे हैं जैसा संजय राउत पवार को लेकर दिया करते थे, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने साफ कर दिया कि शरद पवार को कांग्रेस का फैसला करने का हक नहीं बनता और कांग्रेस आगे अकेले ही महाराष्ट्र में सारे चुनाव लड़ेगी। नाना पटोले की इस बात से एनसीपी को मिर्ची लग गई और उसने पलटकर कह दिया कि उद्धव ठाकरे 5 नहीं अगले 25 साल तक सीएम बने रहेंगे। मतलब साफ है कि महाआघाड़ी सरकार में महासंग्राम शुरू हो चुका है। इन सब के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि उनकी पार्टी को बीजेपी शासन के दौरान खत्म करने की कोशिश की गई थी। दरअसल आघाड़ी सरकार में दिन ब दिन तकरार बढ़ती ही दिख रही है। इसकी ताजा कड़ी है महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का वह बयान जिसमें उन्होंने पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने की बात कही है। अमरावती में पटोले ने कहा कि मैं प्रदेश का कांग्रेस अध्यक्ष हूं, इसीलिए अपनी पार्टी के विचार भी मैं ही रखूंगा। किसी दूसरी पार्टी का कोई नेता कांग्रेस के विचार नहीं रखेगा। मुझे नहीं पता कि शरद पवार ने क्या कहा, लेकिन कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि राज्य में अगली सभी स्थानीय निकाय चुनावों से लेकर विधानसभा चुनाव में पार्टी अकेले ही लड़ेगी। नाना पटोले का ये बयान सामने आने के बाद सरकार में अनबन के कयास लगाए जाने लगे। दरअसल संजय राउत ने सामना में एक लेख लिखा जिसमें सियासी पारा गर्मा गया। इस लेख में उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठ फैला रही है कि महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री का कार्यकाल बांटा गया है और 2.5 साल का फॉर्मूला था। इसके बाद एनसीपी भी सामने आ गई। पार्टी के नेता और राज्य के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है
उद्धव ही 5 साल सीएम रहेंगे और 5 साल ही क्यों 25 साल सीएम रहेंगे। इस बीच सूत्रों का कहना है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के कुछ विधायक एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मिले हैं और वो पार्टी में आना चाहते हैं। उधर संजय राउत ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। राउत ने कहा कि बीजेपी की गठबंधन सरकार में हमारी पार्टी के साथ गुलामों की तरह बर्ताव किया गया। 2014 से 2019 के बीच जब महाराष्ट्र में हमारी साझा सरकार थी, उस वक्त शिवसेना को राजनीतिक रूप से खत्म करने की कोशिश की गई। महाराष्ट्र की सियासत पिछले कुछ दिनों से गरमाई हुई है। मुंबई में 2 दिन पहले शरद पवार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मुलाकात से तमाम कयास लगाए जाने लगे। वहीं उद्धव ठाकरे और पीएम मोदी की मुलाकात के बाद संजय राउत ने पीएम की तारीफ की। राउत ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश और बीजेपी के शीर्ष नेता हैं और पार्टी ने पिछले 7 सालों के दौरान जो कामयाबी पाई है वह सिर्फ मोदी की वजह से। सामना के संपादकीय में शिवसेना ने कांग्रेस को खरी खरी सुनाते हुए लिखा कि मोदी शाह नड्डा से चुनाव जीतना सीखो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी जंग में कपिल सिब्बल ने एंट्री मारी है। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस को यह सलाह दी कि पार्टी को युवा और अनुभव के बीच तालमेल बनाकर रखना होगा। माना जा रहा है कि कपिल सिब्बल का ताजा बयान सचिन पायलट के साथ की जा रही सियासी जातियों की तरफ इशारा था। कांग्रेस के कई नेता जो कभी कांग्रेस के लिए बेहद अहम माने जाते थे, राहुल गांधी के करीबी थे, वे सोनिया गांधी के हाथ में पार्टी की कमान आने के बाद किनारे कर दिए गए। सिंधिया, जितिन प्रसाद ने तो पार्टी ही छोड़ दी। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच की तनातनी हो या फिर सत्ता में भागीदारी के लिए सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की लड़ाई, सबका संकेत साफ है कि पुराने नेता युवा नेताओं को तरजीह देने के मूड में नहीं है। इन्हीं वजहों से मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गई और अब शायद अशोक गहलोत की बारी है, क्योंकि करीब 10 महीने पहले सचिन पायलट जब अपने विधायकों को लेकर गुरुग्राम में डेरा डालकर बैठ गए थे, तब उन्हें यह कहकर मनाया गया कि मामला सुलझा लिया जाएगा। लेकिन महीनों इंतजार करने के बाद अब पायलट के सब्र का पैमाना छलकने लगा है। हद तो तब हो गई जब पायलट को महासचिव पद का झुंझुना थमाने की कोशिश की गई, जिसे पायलट ने सिरे से खारिज कर दिया। कपिल सिब्बल ने इन्हीं बातों की तरफ इशारा करते हुए अपना ताजा बयान दिया। कपिल सिब्बल ने कहा कि भारत को पुनरुत्थानवादी कांग्रेस की जरूरत है, लेकिन पार्टी को यह दिखाने की जरूरत है कि वह सक्रिय है और सार्थक रूप से काम करने की इच्छुक है। कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस को जल्द ही संगठनात्मक चुनाव करने और केंद्रीय राज्य स्तर पर व्यापक सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि यह दिखा सके कि वह अब जड़ता की स्थिति में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। इमरान खान ने बड़े अरमान से अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और चीन के शी जिनपिंग को आम का तोहफा भिजवाया, लेकिन अफसोस ये कि अमेरिका और चीन दोनों ने ही इस तोहफे को कबूल नहीं किया और लौटते विमान से आम का टुकड़ा वापस पाकिस्तान आ गया। सिर्फ अमेरिका और चीन ने ही पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं किया, बल्कि कई दूसरे देशों ने भी इस तोहफे को ठुकरा दिया। मतलब कि इमरान खान की मैंगो डिप्लोमेसी भी अमेरिका से रिश्तों में मिठास नहीं घोल पाया। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से 32 देशों की सरकारों और राष्ट्राध्यक्षों को 64 आम की पेटियां भेजी गईं। आम की इन पेटियों को अमेरिका, चीन, रूस, कनाडा, फ्रांस जैसे विकसित देशों के अलावा नेपाल, तुर्की, श्रीलंका, ईरान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे कुल 32 देशों को भेजा गया। हालांकि अमेरिका और चीन ने कोरोना वायरस क्वारंटीन नियमों का हवाला देते हुए पाकिस्तान के द्वारा भेजी गई आम की इन पेटियों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अमेरिका और चीन के अलावा कनाडा, नेपाल, मिस्र और श्रीलंका ने भी पाकिस्तान के द्वारा मैंगो डिप्लोमेसी के तहत भेजे गए आम के तोहफे को स्वीकार करने में असमर्थता जताई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर भी दी गई कि पाकिस्तान के एफओ ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को भी 64 आम की पेटियां भेजी थी। हालांकि अभी तक पाकिस्तान की इस मैंगो डिप्लोमेसी पर उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। न्यूज इंटरनेशनल की खबर में बताया गया है कि विभिन्न देशों को यह आम पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी की ओर से भेजे गए हैं। बाकी देशों का तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के परम मित्र चीन ने उसके तोहफे को नकार दिया। यह पाकिस्तान के लिए ठीक खबर नहीं है। इस्लामिक कट्टरपंथियों और भारत के खिलाफ अपने पैतरों से चर्चा में रहने वाला पाकिस्तान कभी कभार ऐसी ही कुछ वजहों से भी चर्चा में बना रहता है। 2019 में एक खबर आई थी कि देश की आर्थिक किल्लतों के चलते पाकिस्तान के सियासतदानों ने चीन को गधे बेचने के फैसले किए थे। पाकिस्तान में गधों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी है और पाकिस्तान इन गधों को बेचकर करोड़ों रुपए कमाना चाहता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।